A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zunexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी को। हिस्ट्री एनसी का क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 5 है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों ने रेबेलियन स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, हम इसकी बात करने जा रहे हैं इसमें। 1857 एंड आफ्टर उसके क्या होता है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ दिया गया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उन सबके लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ा हमने, क्लास 7 एनसीईआरटी पढ़ा और दिस इज क्लास 8। तो क्लास 8 एनसीईआरटी में हम लोग मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले मैं आप टाइमलाइन की बात करती हूँ। तो टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो टाइम पीरियड है जिसको हम बोलते हैं 2 से 5 लाख साल पहले बीसी में से लेके 700 एडी तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम एंशिएंट इंडिया कहते हैं। 700 एडी से लेकर 1000 एडी तक के टाइम पीरियड को हम अर्ली मेडिवल इंडिया कहते हैं। लेटर मेडिवल इन हिस्ट्री बोली जाती है 1000 एडी से 1857 तक, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बोला जाता है 1857 से लेके हमारी इंडिपेंडेंस तक। तो ये ब्रीफ टाइमलाइन है जो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, नवाब किस तरीके से अपनी पावर को लूज़ करते हैं, किस तरीके से पीजेंट्स और सिपाही जो है दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, रिस्पॉन्स क्या रहता है रिफॉर्म्स का, म्यूटिनी कैसे पॉपुलर होती है, मेरठ से लेकर दिल्ली तक कैसे स्प्रेड होता है रेबेलियन, और कंपनी जो है किस तरीके से फाइट बैक करती है और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक का जो चैप्टर है, अभी तक के जितने चैप्टर्स हैं उसके बारे में आपने पढ़ के ये समझा कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया के अंदर आती है। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं आती, बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वहाँ सब में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फ्लरिश कर रहा था। तो वो हमारे कंट्री और हमारे जैसे काफ़ी कंट्रीज़ में जाते हैं जो उनके लिए एक बहुत बेहतर मार्केट का काम कर सकती थी। तो किस तरीके से बाकी सब लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, वो एक दूसरे के राइवल साबित होते हैं। फ्रेंच को इंग्लिश लोगों से प्रॉब्लम है, इंग्लिश को डच से प्रॉब्लम है, इस तरीके की चीज़ें हमने देखने को मिली। हमने बात किया कि किस तरीके से कंपनी जो थी पहले अपने कंट्री से पैसा मंगाती थी और उस पैसे का यूज़ करती थी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। 1757 में हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है, जो नवाब होता है उसको पपेट नवाब को बैठा दिया जाता है, मीर जाफ़र भी उनको पसंद नहीं होता। 1764 के बाद होती है बैटल ऑफ बक्सर। 1764 के बाद 1765 वो टर्निंग पॉइंट था जिसके अंदर कंपनी जो है दीवान बन जाती है। तो कंपनी के पास दीवानी राइट हो जाते हैं। अब कंपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू कर दी है। उसके बाद 1757 के बाद जो है 1765 के बाद जो है कंपनी जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना लेती है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, डायरेक्ट इन्वेजन, जैसा कि हैदराबाद में होता है, मराठास के साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली। कंपनी जो है एग्रेसिवली परस्यू कर रही है अपने जो पावर्स को बढ़ाने के लिए, वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके कंट्रोल में आ जाए ताकि उनके लिए अधिक से अधिक प्रॉफिटेबल साबित हो। तो ये इस तरीके की चीज़ें हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं अलग अलग लोगों के ऊपर, अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, जैसे ज़मींदार हो गए उनके ऊपर अलग तरीके का इफेक्ट आ रहा है, राजा लोग हैं उनके ऊपर अलग इफेक्ट आ रहा है, किसानों पे अलग है और आर्टिजन्स पे अलग है। क्योंकि हर एक किसी को जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं या जो भी उस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स थे उन सब का इफेक्ट अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से पड़ रहा था। नवाब की अगर बात करते हैं तो नवाबों को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, नवाबों को ये प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो अपनी पावर को लूज़ कर चुके हैं। नवाबों के पास अब कोई पावर नहीं है। नवाब जो है सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुके हैं, या तो क्या कर रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उनकी ज़मीनों को लिया जा रहा है, उनको टैक्स देना पड़ रहा है। सब्सिडरी अलायंस के थ्रू उनको एक आर्मी मेंटेन करनी पड़ रही है जिसका पैसा उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से वो अपनी पावर्स को लूज़ करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल में दिया गया रानी लक्ष्मीबाई जो है वो चाहती है, वो क्या चाह रही थी उस टाइम पे कि उनका जो अडॉप्टेड बेटा है उसको फुल पावर्स दी जाए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए उनके बेटे की तरह। नाना साहेब जो है जो कि पेशवा के बेटे थे, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा, वो भी अपनी इसी तरीके की फाइट में लगे हुए थे कि भाई हम अडॉप्टेड सन जो है उनको भी इक्वल राइट दिए जाए जैसे कि खुद के बेटे को राइट दिया जाता है। बट कंपनी ने क्या कहा था, कंपनी ने ये कहा था कि भाई जो आपके अडॉप्टेड सन है, जिस भी राजा का जिस भी अपना बेटा नहीं होगा उसकी जो टेरिटरी है उसको अनेक्स कर लिया जाएगा, ये उन्होंने कह दिया था। तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एग्जाम्पल में 2 दिए गए। तो नवाब जो है अपनी पावर लूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है।
ये आप देख सकते हैं सिपाही और पीजेंट जो है वो साथ में मिलकर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, है ना। अवध जो है उसकी टेरिटरी अनेक्स हो गई थी, ये हमने पढ़ा था, वो अपना टैक्स पे नहीं कर पाया था तो उसका हाफ ऑफ द टेरिटरी को अनेक्स कर लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, सब्सिडी अलायंस भी साइन हो जाता है। जब जो डलहौजी है वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लें, उन्होंने मुगल रूल को ख़त्म करने के लिए ठान लिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई जो बहादुर शाह जफ़र है उसकी डेथ के बाद जो उसके बेटे होंगे उनको हम वो नहीं मानेंगे, उनको राजा नहीं मानेंगे, उनके बेटे को सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेशन दिया जाएगा प्रिंस। तो उन्होंने कहा था कि भाई बहादुर शाह जफ़र जो है वो हमारा लास्ट मुगल एम्परर है, इसके बाद वाले जितने भी मुगल एम्परर्स होंगे, मतलब जो भी रहेगा उसको हम सिर्फ प्रिंस बोलेंगे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नवाबों के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे उससे। पीजेंट्स और सिपाही की बात कर लेते हैं। अब क्या है, पीजेंट्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, जमींदारी सिस्टम के थ्रू बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, ज़मींदारों को भी बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब ज़मींदार जब ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो कहाँ से लाएंगे, घर से तो लाएंगे नहीं, वो अपने किसानों के ऊपर और ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं। उनको अपनी अय्याशियों के लिए भी पैसा निकालना है तो वहाँ से एक्स्ट्रा लगाते हैं उनके ऊपर, ताकि उनके पास अपने खुद के लग्जरीज के लिए भी पैसा निकल जाए। कंट्री में क्या होता है, जमींदार और पीजेंट्स जो है उनके ऊपर हाई टैक्स लग रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिपाही क्यों डिससेटिस्फाइड है, उनके होने का कारण क्या था, सिपाही के डिससेटिस्फेक्शन का कारण क्या था, उनकी सैलरीज कम थी और कंडीशन ऑफ सर्विस उनको पसंद नहीं आ रहे थे। कंडीशन ऑफ सर्विस में क्या था, सिपाहियों को बोला जाता था कि भाई तुमको जो है सी को क्रॉस करके जाना है, दूसरे बर्मा में भी जाना है आपको फाइट करने के लिए, ये सब करना है। तो सिपाही जो थे उस टाइम का आप माइंडसेट समझने की कोशिश करिए, 1857 से पहले का माइंडसेट की बात हो रही है, मतलब 19वीं सेंचुरी की बात है। तो 19वीं सेंचुरी में लोगों का माइंडसेट ये था कि अगर आपने ओशन को क्रॉस कर लिया, अगर आप पानी को क्रॉस करके दूसरी जगह चले गए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा वो माना करते थे। अब सिपाहियों को भेजा जा रहा था तो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। लेटर ऑन जो इमिनेंट कारण बनता है ट्रिगर करने का, जो कारतूस होता है, जो गन होती है, उसके कार्ट्रिज को मुँह से कट करना पड़ता है, और वो जिसको मुँह से कट करना पड़ता है, लोगों को ये फियर था कि उसमें गाय की और पिग की जो है चर्बी मिली हुई है, फैट जो है उसकी स्किन के जो फैट है वो उसके अंदर डाले गए हैं, अगर हम उसे कट करेंगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रॉब्लम थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और क्या देखेंगे हमने, जो जमींदार थे, जो किसान थे, जमींदार किसानों के ऊपर टैक्स लगाते थे, जो किसान थे, किसानों को जो प्रॉब्लम्स होते थे वो अल्टीमेटली किसान कौन थे, सिपाही कहीं और से तो आए नहीं है, उन्हीं के घर में किसान है, उन्हीं के घर में सिपाही है, एक ही घर के अंदर। तो किसानों के मन में जो रिसेंटमेंट था वो पास ऑन करते थे सिपाहियों के अंदर, तो सिपाहियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट आ गया था। दो तरीके से, एक तो खुद की पॉलिसी उनको पसंद नहीं आ रही थी, सैलरीज एंड ओवरसीज़ जाने की पॉलिसी, और दूसरा किसान भी बहुत परेशान थे। तो दोनों ही ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हैं। देखिए ये फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ वो अपने व्यूज़ को शेयर किया करते थे। अब व्यूज़ शेयर हो गए तो उनका जो रिसेंटमेंट था वो भी सुनेंगे और उनको भी प्रॉब्लम होता था। रिफॉर्म्स, अब एक और जो चीज़ थी कि उस टाइम पे अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, उस टाइम पे अंग्रेज़ जो है हमारे सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको बताया था 3 तरीके की किताबें लिखी गई, वाइट मैन बर्डन्स थ्योरी मैंने आपको बताया। अंग्रेज़ों को लगता था कि हमारी सोसाइटी बहुत अनसिविलाइज्ड है, हम उसको सिविलाइज करेंगे, तो उन्होंने हमारे जो कस्टम्स और रूल्स है उसको रिफॉर्म करना शुरू किया। बहुत हद तक उन्होंने काफ़ी सही किया, सती प्रथा हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती थी, चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती थी, इन सबको बंद किया गया। बट आप समझिए ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो कि उसके विक्टिम्स हैं, उनको तो ये बहुत पसंद आएगा, लेकिन जो इसको प्रैक्टिस करते थे, मतलब जो किसी के ऊपर थोप रहे हैं, उनको तो प्रॉब्लम होगी ना। उनको लगेगा कि भाई हमने रूल्स बना के रखे हुए हैं, आप चाहे सही हैं चाहे गलत है, हमारे रूल्स हैं, कौन अपने रूल्स को गलत मानता है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होता था। तो रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, जो इंडियन सोसाइटी को जो रिफॉर्म किया जा रहा था, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, सती प्रथा हो, विडो की री मैरिजेस हो, राजा राम मोहन राय, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम था कि विडो री मैरिज कैसे कर सकती है, विडो को तो सती हो जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो धारणाएं थी हमारी सोसाइटी के अंदर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। आप सोचिए अभी भी प्रेवलेंट है, तो उस टाइम पे क्या रही होंगी। तो 1830 में क्या होता है, कंपनी अलाउ करती है एक और चीज़, क्रिश्चियन मिशनरीज आ जाते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज जो वहाँ पे बोला जाता है कि 1850 में कि जो लोग क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेंगे वो अपनी ज़मीन को अडॉप्ट कर सकते हैं, पुश्तैनी ज़मीन को, जो क्रिश्चियन नहीं है वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग तरीके के लॉज आए जो कि लोगों के मन में रिसेंटमेंट भर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनका रिलीजन, ये बहुत सारे लोगों को लग रहा था। देखिए लोग जो होते हैं ना, अब जैसे एक बंदे को लग रहा, मैंने कहा रसूखदार लोग, तो रसूखदार लोगों को लग रहा है कि रिलीजन डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, बेचारे मासेस जिनके पास उतना वक्त भी नहीं होता, वो खेत में जाते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, जब भी वो इकट्ठा होंगे उनको सुनाया जाएगा। तो उनको पता है जो है ब्रिटिशर्स इस तरीके का रूल ले आए हैं, अब जो है
विधवाओं की भी शादी की जाएगी, और जो है बच्चे जो है हम अपनी छोटी छोटी बच्चों की शादी कर देते हैं, वो हमारे लिए अलाउड नहीं है। तुमको पता है कि हम अपनी ज़मीन को इनहेरिट नहीं कर सकते। इस तरीके से उनको, जैसा रैलियों में होता है आज भी, तो जो बेचारे मासेस हैं वो वही सुनते हैं और उसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो चाहे उन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बट जो माइंडसेट पूरी की पूरी साइकी इस तरीके से क्रिएट की जाती है कि लोगों को लगने लगता है वही सही है, राइट। अभी भी ऐसा ही होता है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस तरीके से आपको बोलेगी, आप मीडिया में वही देखेंगे, न्यूज़ में वही सुनेंगे, हर तरफ पोस्टर्स में वही देखेंगे, तो आप सोचेंगे वही चीज़ सही है, ठीक है। लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए। अब क्या होता है, म्यूटिनी बिकेम पॉपुलर रेबेलियन। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब आता है 1857 वाला टाइम पीरियड। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और अल्टीमेट जो ट्रिगरिंग कॉज क्या था, जो कार्टरेज था उसको मुंह से तोड़ना था, जिसके अंदर चर्बी लगी हुई थी। तो मंगल पांडे जो है उसने सबसे पहले रिवोल्ट कर दिया था। ये हमने मूवी में भी देखा और हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो सिचुएशन जो होती है नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, बहुत सारे रेबल हमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, बहुत उसको मैसिव रेबेलियन फेस करना पड़ता है। कौन सा रेबेलियन है? 1857 के रेबेलियन को अगर आप बात करते हैं, इस क्रांति की बात करते हैं, तो ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रांतीज में आती है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना शुरू करेंगे, नॉट ओनली इन इंडियन पर्सपेक्टिव, अगर आप दूसरे कंट्रीज़ की वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से वो भी हमारे इंडिया के रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो वहाँ मेंशन होता है हमारी 1857 की क्रांति के बारे में। तो बहुत बड़ा था। तो होता क्या था, मंगल पांडे ने जो मेरठ में मना कर दिया कि भाई मैं जो है आर्मी में अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दूंगा, मैं नहीं करूँगा, तो उसको क्या है, उसको हैंग कर दिया जाता है। तो वो रिफ्यूज़ कर देता है और उसको हैंग कर दिया जाता है। जो और भी सिपाही हैं मेरठ के, वो भी रिफ्यूज़ कर देते हैं ऑर्डर्स मानने से। तो यहाँ से रेबेलियन की स्टार्ट हो जाती है। इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है, 80 सिपाही वर डिसमिस्ड एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट, और मंगल पांडे को तो हैंग कर दिया गया। तो यहाँ से शुरू हो जाता है फिरंगियों के अगेंस्ट में रिवोल्ट। यहाँ से जो शुरू हुआ था रिवोल्ट, वो धीरे धीरे सब जगह फैलना शुरू हो जाता है, अलग अलग सिटीज़ में। तो जो सोल्जर्स होते हैं, दे वर डिटरमाइंड टू एंड द ब्रिटिश रूल। तो वो क्या कहते हैं, वो दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं और बोलते हैं कि जो बहादुर शाह जफर है, विच वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, उसको जाके बोलते हैं कि आप ही हमारे राजा हैं, हम आप ही को राजा डिक्लेयर करते हैं, हम आपको ही मानेंगे, अब हम ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में काम नहीं करेंगे। अब लेकिन होता क्या है, जो लास्ट मुगल एम्परर से मैंने आपको कहा था कि उनके अंदर उतने तरीके की क्वालिटीज़ नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई बहादुर शाह जफर ने सोचा कि मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बहादुर शाह जफर ने चिट्ठियाँ लिखी सारे के सारे बाकी के चीफ को। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास मौका है, अगर आप अपनी सल्तनत को बचाना चाहते हैं, तो मेरा साथ दीजिए। तो बहुत सारे लोग जो है आगे आ जाते हैं। सारे लोग नहीं आते, 100% नहीं आते। जिस जिसको चिट्ठियाँ लिखी गई उसमें काफ़ी सारे लोग जो है बहादुर शाह जफर के साथ आ जाते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनके लिए बहुत बड़ा शौक था। उन्होंने सोचा हम 100 साल तक रूल कर चुके हैं, हम इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म ला रहे हैं, हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट में इतना रेबेलियन। तो उनके अगेंस्ट में रेबेलियन देखने को मिलता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था ब्रिटिशर्स के लिए भी। बहादुर शाह जफर अकेले नहीं रिबेल करते हैं, साथ में मिलके वो बाकी के राजाओं को भी बोलते हैं। अब क्या होता है, रेबेलियन सब तरफ स्प्रेड करना शुरू हो जाता है। आफ्टर डी रूट कर दिया जाता है, रूट नहीं है, डी रूटेड है, डी रूटेड कर दिया जाता है किसको, ब्रिटिशर्स को डी रूट कर दिया गया दिल्ली से, दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया, बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया गया कि आप ही हमारे राजा हो। धीरे धीरे जो है म्यूटनी सारे अलग अलग सिटीज़ में फैलना शुरू हो जाती है। उस टाइम पे व्हाट्सएप तो नहीं था ना, नहीं तो व्हाट्सएप होता तो तुरंत उसी दिन फैल जाती, लेकिन अब व्हाट्सएप नहीं था तो धीरे धीरे लगा टाइम। 2 साल तक चलती रही है 1857 की क्रांति जो है। नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा के, उन्होंने अपनी गैदर द मिलिट्री एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गार्रिसन। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द पेशवा एंड डिक्लेयर्ड दैट ही वाज द गवर्नर अंडर बहादुर शाह जफर। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नाना साहेब का एग्जाम्पल है, उन्होंने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम डिक्लेयर कर दिया। लखनऊ में वाजिद अली शाह जो होते हैं, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वही वहाँ के नवाब है। रानी लक्ष्मीबाई हैं, उसने भी रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया। रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर दिया। और ब्रिटिशर्स वर ग्रेटली आउट नंबर्ड। उन्होंने सोचा नहीं था, ब्रिटिशर्स ने इतनी प्लानिंग करके नहीं रखी थी कि सारे के सारे एक साथ में मिलके हमारे अगेंस्ट में आ जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा खासा रिवोल्ट चल रहा था वहाँ पे। बहुत सारे नए लीडर आए, अहमदुल्ला शाह मौलवी फैज़ाबाद से, भक्त कान जो है बरेली से, और कुंवर वीर सिंह, ये सब लोगों ने रेबेलियन को ज्वाइन किया। देखिए, क्योंकि ये क्लास 8 है, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेबल क्यों हुआ था, क्या कंडीशन ऐसे डेवलप हुए थे कि लोगों ने 1857 की क्रांति कर दी। अब इसके जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे रेबेलियन हुआ, कौन सा राजा का मतलब कौन सा क्रांतिकारी कहाँ से कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहा था, वो सारी चीज़ें हम जैसे जैसे एडवांस करेंगे क्लासेस को तब पढ़ेंगे। अभी आप समझने की कोशिश करें कि वाई, अगर वाई कॉन्सेप्ट आपके हेड में चला जाता है तो
फैक्ट्स को जॉट डाउन करना इन सीनियर क्लासेस इज वेरी वेरी ईजी। होता क्या है, अगर यूपीएससी की बात मैं करती हूँ, यूपीएससी डायरेक्ट फैक्ट्स पूछना पसंद नहीं करती है हिस्ट्री से, वो क्यों पूछना पसंद करती है, हाउ, वाई, ये पूछना पसंद करती है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सवालों में, राइट। ये आप मैप देख सकते हैं, दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे उस टाइम पर रिवोल्ट के। छोटे छोटे सेंटर्स भी मेंशन किए गए हैं, बट ये मेन सेंटर्स भी मेंशन किए गए हैं। ये सारे लोग थे, मंगल पांडे को देखिए, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, इन सब के आप देख सकते हैं। ये लक्ष्मीबाई, ओके दिस इज फनी, ये लक्ष्मीबाई नहीं है, तो ये मूवी में से उठा लिया गया है, तो डोंट टेक इट लिटरली। ये स्टैम्प से उठाया गया, कहीं कहीं से उठाए गए फोटोग्राफ्स हैं, जस्ट टू मेक यू रिमेंबर कि इस तरीके के पर्सनालिटीज़ हुआ करते थे, ओके। अब क्या होता है, कंपनी जब 1857 का वो रिवोल्ट होता है तो कंपनी एक बार तो शॉक में चली जाती है, लेकिन फिर कंपनी फाइट बैक करती है, ओके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाइट बैक करती है। कैसे करती है? कंपनी ट्राइड सेवरल वेज टू रिप्रेस द रिवोल्ट। क्या क्या उन्होंने, किस तरीके से कंपनी ने फाइट बैक किया? उन्होंने क्या किया? बॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड से अपने सैनिक और अपने क्या बोलते हैं, वेपन्स को मंगवाया, वेपन्स एंड सोल्जर्स। द वेपन्स एंड द सोल्जर्स दे वर कॉल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से बुलाए गए। अभी ये हम चीज़ को पहले से समझ चुके हैं कि जो ट्रैवलिंग टाइम था इट हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 6 months to 3 weeks। तो 3 weeks का ट्रैवलिंग टाइम हो गया था, तो 3 weeks उस टाइम पर बहुत ही छोटा टाइम पीरियड माना गया है। तो 3 weeks में उन्होंने इंग्लैंड को तो उसी टाइम पे मैसेज भेज देते हैं, टेलीग्राम भेज देते हैं, और उसके बाद इंग्लैंड से रेनफोर्समेंट आ जाता है। दिल्ली को रिकैप्चर किया जाता है। मुगल एम्परर जो है, उन्होंने जो मेजर्स क्या क्या लिए, उन्होंने मुगल एम्परर को जेल भेज दिया। मुगल एम्परर और उसकी वाइफ बहादुर शाह जफर और उसकी वाइफ जो थी जीनत महल, दोनों को भेज दिया रंगून में जेल में। और उनके जो बच्चे थे उनको भी कैप्चर कर लिया गया दिल्ली में, और दे वर किल्ड लेटर ऑन। रेबेलियन डिड नॉट एंड विद रिकैप्चर ऑफ दिल्ली। अभी दिल्ली में तो उन्होंने कर दिया मेजर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल था, लेकिन ब्रिटिशर्स को 2 साल लगे हैं इस पूरे के पूरे रिवोल्ट को सप्रेस करने में। तो किस तरीके से किया उन्होंने? इंग्लैंड से रेनफोर्समेंट मंगवाए, बहादुर शाह जफर को और उसकी वाइफ को रंगून भेज दिया, जेल में डाल दिया, उनके बच्चों को कैप्चर करके किल कर दिया। तो ये सब किया। रानी लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई दोनों की डेथ दोनों को किल कर दिया जाता है ड्यूरिंग फाइट। तात्या टोपे जो होते हैं वो गुरिल्ला वॉर करते हैं, वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मतलब गुरिल्ला वॉर में, और ही वॉज किल्ड 1859 में, उनको भी मार दिया जाता है। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं, विक्ट्री अगेंस्ट ब्रिटिशर वंस एनकरेज रेबिलियन, द डिफीट एनकरेज डिसर्शन। हिस्ट्री ने रेबिलियन जो है, जो विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश वंस एनकरेज रेबिलियन, जहाँ जहाँ पे लोग जीते थे उनको, जब उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर जीत हासिल की थी तो उनको एनकरेजमेंट मिलता है लोगों को, उनको पता चलता है, समझ आता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सकते। अगर हम साथ में कलेक्टिवली काम करें उनके अगेंस्ट में तो हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। ये वाला फीलिंग है मासेस के अंदर आता है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने लॉयल्टी को विन बैक करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि लोग किस बात से नाराज़ हैं, उन्होंने समझने की कोशिश किया, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश किया कि वी आर देयर फॉर योर फेवर। और क्या था? रिवॉर्ड दिया गया उन लोगों को जो लॉयल रहे थे रेबेलियन के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहे थे। 100% लोगों ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। हम लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ेंगे कि किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया, लेकिन सबने पार्टिसिपेट नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उनको रिवॉर्ड्स दिए गए। दोज हु रेबल्ड एंड डिड नॉट किल वाइट पीपल, उनको जो है पनिशमेंट्स नहीं दिए गए। कुछ लोगों ने वाइट लोगों को मार भी दिया था। आफ्टरमाथ क्या हुए? अब 1857 की क्रांति जो होती है वहाँ तक ब्रिटिश पार्लियामेंट हिल जाती है। रानी बोलती है कि भाई मैंने चार्टर दिया था स्टार्टिंग में, आपको मैंने बोला था कि अच्छे से कंपनी रूल करेगी, आप लोगों ने बोला कि हम रूल करने के साथ साथ कंपनी ट्रेड करने के साथ साथ रूल भी करेंगे, उसे भी अलाउ किया गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी काफ़ी हलचल मच जाती है। अब होता क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है एक नया एक्ट। नया एक्ट क्या कहता है? ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, उसकी पावर्स को ट्रांसफर करके ब्रिटिश क्राउन के अंडर दे दिया जाता है। देखिए, जब रानी ने उनको क्या दिया था? चार्टर दिया था कि तुम जाके व्यापार करो, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू कर दिया। अब हो गया 1857 का रिवोल्ट। तो रानी ने उस टाइम पे बोला, जो भी रानी थी उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि भाई अब जो है आप ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आएगा। अब हमारी पार्लियामेंट देखेगी कि तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो। मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वर अपॉइंट एज द सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को अपॉइंट किया गया ब्रिटिश कैबिनेट में से, एंड वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम। एक सेक्रेटरी बनाया गया, उसकी पूरी काउंसिल बनाएगी। किसने बनाया? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से कहाँ चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से चला गया सीधा का सीधा क्राउन के अंडर, क्योंकि क्राउन जो है मतलब जो राजा रानी जो है वो हेड करती है ब्रिटेन में। द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नाउ टाइटल्ड वाइसराय। ये डेजिग्नेशन चेंज होके उसको बोला जाने लगता है अब वाइसराय। वाइसराय, गवर्नर जनरल जो था वो कंपनी का पर्सन था, वाइसराय अब किसका पर्सन है? वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। दैट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, तो वो क्राउन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जो रूलिंग चीफ्स थे इंडिया में, दे वर इंश्योर्ड दैट, उनको बोला गया कि भाई आपकी टेरिटरीज जो है वो इंटैक्ट रहेंगी, उनका एनेक्सेशन फर्दर नहीं किया जाएगा। उन्होंने देखा ना एनेक्सेशन की वजह से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से रिवोल्ट हुआ, तो उनको बोला गया कि आपकी टेरिटरीज को हम रहने देंगे। इंडियन रूलर्स वर मेड टू एक्नॉलेज द क्वीन एज अ सोवरेन पैरामाउंट। उनको बोला गया आप रानी की सत्ता को मान लीजिए। जो प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स, अब क्या हुआ, आर्मी के अंदर भी रिफॉर्म्स किए गए। इंडियन सोल्जर्स वर रिड्यूस्ड एंड मोर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वर रिक्रूटेड इन इंडियन आर्मी, क्योंकि उन्होंने देखा कि आर्मी के हमारे जो रिक्रूट्स थे उन्होंने हमारे ऑर्डर्स लेने से मना कर दिया था, तो उस चीज़ को भी उन्होंने ठीक किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक की। और साथ में जो लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वर कॉन्फिस्केटेड एज इट वॉज बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिबेलियन इन अ बिग वे। मुस्लिम्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना गया। क्यों ऐसे माना गया? क्योंकि मुगल्स के प्रति लॉयल्टी वो शो कर रहे थे, तो माना गया कि मुस्लिम्स ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सीज कर ली गई। और क्या किया गया? ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हमारे रिलीजियस अफेयर में थोड़ा कम इंटरफेरेंस करेंगे। रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स, और जमींदार को प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि जब रेबेलियन हुआ था लोगों ने लैंडलॉर्ड्स और जमींदार को भी मार डाला था। तो ये सब था 1857 की क्रांति में मेजरली क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्यों चीज़ें हुई थी, और उसके बाद में क्या क्या चेंजेस लिए गए। तो चेंजेस भी आपने देखे। क्राउन जो है क्राउन के अंडर आ गया था पूरा राज। अब जो मुस्लिम्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ कन्फिस्केट की गई थी, क्योंकि सोचा गया था उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। रिलीजन और कस्टमरी लॉज को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाने लगा। प्रोटेक्शन दी गई किसको? जो वहाँ के ऑलरेडी जो नवाब से राजा है उनको बोला गया कि आपकी जो टेरिटरी है उसको हम एनेक्स नहीं करेंगे फर्दर। ज़मींदार्स और लैंडलॉर्ड्स को भी प्रोटेक्शन दिया गया। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से कंपनी जो होती है उसको एक रेबेलियन फेस करना पड़ता है, किस तरीके से वायसराय बन जाता है, गवर्नर जनरल का नाम चेंज होकर बनता है वायसराय, और अब बहुत सारे चेंजेस आते हैं कंपनी के अंदर। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द 100% क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री इन योर एग्जाम एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स विद लॉरेल्स। सो माय बेस्टेस्ट विशेस। इसी तरह से देखते रहिए। थैंक यू।